हेलो एवरीवन। जी हाँ, मॉडर्न हिस्ट्री ये है हमारी सीरीज़ जो मॉडर्न हिस्ट्री की उसका है पार्ट 3। और हम यहाँ पर बात कर रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चंस जो कि हैं सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, उन पे हम डिस्कस कर रहे हैं ताकि आपको पता चल सके कि आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है और आपको आपके गोल को अचीव करने में हेल्प मिल सके। इसके अलावा आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी स्टडी दर्पण के नाम से ही ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आपको लगभग जो भी पीडीएफ होगी वो एब्सोल्युटली फ्री मिलेगी, आप वहाँ पर फ्री डाउनलोड कर सकते हो। जैसा प्यार आपने हमें यूट्यूब पर दिया वैसा ही सेम आपसे गुजारिश की जाती है कि आप हमें टेलीग्राम पे भी देंगे। तो चलते हैं आज के अपने फर्स्ट क्वेश्चंस की ओर। तो मेरा नाम है संदीप और आप देख रहे हैं स्टडी दर्पण। यहाँ हमारा जो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर इंपीरियल रिकॉर्ड्स डिपार्टमेंट, जी हाँ जिसको हम आईआरडी बोल देते थे, वॉज एस्टैब्लिश विच इज नाउ नोन एज नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया। तो किस वर्ष इंपीरियल रिकॉर्ड्स डिपार्टमेंट की स्थापना की गई जिसे अब भारत के राष्ट्रीय अभिलेखागार के रूप में जाना जाता है। तो आपके आगे 4 ऑप्शन है। ठीक, तो जो इसका बिल्कुल सही जवाब है वो है हमारा 1891। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। जी हाँ, 1891। देखिए, अगर इसकी एक्सप्लेनेशन की बात की जाए तो भारत का राष्ट्रीय अभिलेखागार 1891 में कलकत्ता में इंपीरियल रिकॉर्ड डिपार्टमेंट के रूप में एस्टैब्लिश किया गया। किसके द्वारा? GW। ठीक, और फॉरेस्ट को डिपार्टमेंट जो डब्ल्यू फॉरेस्ट अगर बात की जाए प्रमुख घोषित किया गया और वर्ष 1911 में इसे न्यू दिल्ली में ट्रांसफर कर दिया गया। तो जो आज की डेट में आप न्यू दिल्ली में देखते हो ये कभी कोलकाता में बिल्डिंग हुआ करती। तो चलते हैं हम अपने आज के सेकंड क्वेश्चन की ओर। विच अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट यूरोपियन नेशन। जी हाँ, कौन सा पहला यूरोपीय राष्ट्र था जो पूर्व में पुर्तगाली एकाधिकार के माध्यम से टूट गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो यहां पर बात की जाए तो नीदरलैंड की, यहां आएगा आपका ऑप्शन बी। तो आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा कि टोटल क्वेश्चन कितने ठीक हुए। तो इसकी मैं एक्सप्लेनेशन में चलते हैं। देखिए, जो डच है वो डच और पुर्तगालियों के बीच में जो युद्ध है वो डच सेनाओं और पुर्तगाली साम्राज्य का एक सशस्त्र संघर्ष था। ये 1602 में शुरू किया गया था और मुख्य रूप से डच कंपनियों ने यूएसए, अफ्रीका, इंडिया और बात की जाए साउथ ईस्ट एशियन नेशंस में पुर्तगाली उपनिवेशों को लक्षित किया था। तो इस हिसाब से इसका आंसर बनता है ऑप्शन बी। चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। कांग्रेस इज इन रियलिटी ए सिविल वॉर विदाउट आर्म्स। देखिए, कांग्रेस वास्तव में हथियारों के बिना एक गृह युद्ध है, सिविल वॉर है। ये जो वर्ड है ये कांग्रेस संबंध में किसने टिप्पणी की थी? डफरिन, मोहम्मद अली जिन्ना, सैयद अहमद खान या लॉर्ड कर्जन? जी हाँ, यहां पर बात की जाए तो इसका ऑप्शन जो आएगा वो आएगा आपका ऑप्शन यस सी, सैयद अहमद खान। सर सैयद अहमद खान का पूरा नाम था। और इसकी एक्सप्लेनेशन की बात आए तो सर सैयद अहमद खान भारत में ब्रिटिश शासन के समय 19वीं सेंचुरी के एक रिफॉर्मर, व्यवहारिक और दार्शनिक फिलोसफर थे। उन्होंने कांग्रेस के बारे में कहा था कि कांग्रेस वास्तव में बिना हथियारों का गृह युद्ध है। ठीक है जी, चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। जी हाँ, भ्राटाचारी मूवमेंट। तो इसके बारे में जो कि 1930 के दशक में गुरुदत्त द्वारा भ्राटाचारी, जिसे हम भ्राटाचारी मूवमेंट की शुरुआत की गई थी, बंगाल के लोक नृत्यों को पुनर्जीवित करने के लिए भ्राटाचारी आंदोलन ने बहुत योगदान दिया। तो आपने बताना इन दो में से कौन कौन सा सही है। ओनली 1 करेक्ट है, 2 करेक्ट है, या बोथ 1 and 2, या नाइदर 1 और 2। तो इसमें से कौन सा आंसर है? देखिए, यहां पर बात की जाए तो 1932 में जो गुरुदास दत्त हैं उन्होंने ही भ्राटाचारी मूवमेंट स्टार्ट किया था और एक ये स्पिरिचुअल मूवमेंट था। यहां दत्ता की मृत्यु के बाद जब इनकी गुरुदास दत्त की डेथ हो गई तो उसके बाद ये मूवमेंट लगभग गायब सा हो गया, लेकिन इसके निशान अभी भी आपको बंगाल में देखने को मिल जाएंगे। इस मूवमेंट में लोक नृत्यों में भी योगदान दिया, मतलब जो भी वहां पर फोक डांस हुआ करते उसमें भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया इस मूवमेंट ने। और इस हिसाब से पहला बिल्कुल सही है और दूसरी स्टेटमेंट वो भी बिल्कुल सही है। ठीक, इसमें 5 ब्राह्मणों के प्रसार के लिए कीर्तन और लोक जो फोक बात की जाए डांस का उन्होंने यूज किया। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन बनेगा ऑप्शन सी, बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। इन विच ईयर इंडिया ऑफिस ऑफ द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया एंड बर्मा केम टू एन एंड। किस वर्ष भारत और बर्मा जो राज्य सचिव है भारत कार्यालय समाप्त हो गया? देखिए, आप सबको पता होगा शिमला में ही आपको बर्मा का वो देखने को मिलेगा पहले, जो इनकी गवर्नमेंट चलती थी यहां से। फिर बात आए इस क्वेश्चन की तो ये हिमाचल जीके के अंदर भी काफी वर्मा का नाम आता है।
अब बात आता है कहां पर कार्यालय समाप्त होगा, 1943, 1945, 1947 या 1950। तो जी हाँ, इसका बिल्कुल आंसर आएगा ऑप्शन सी, 1947। भारत और वर्मा राज्य सचिव का जो भारत कार्यालय 1947 में समाप्त हुआ, जब भारत को स्वतंत्रता मिली, और अब भारत के राज्य सचिव और वर्मा को वर्मा का सचिव बनाया गया। तो ये था इंपॉर्टेंट, 1947 इज द राइट आंसर, सी। चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। हु अमंग द फॉलोइंग फाउंडेड द डिप्रेस्ड क्लासेस मिशन ऑफ इंडिया? किसने भारत के डिप्रेस्ड क्लासेस मिशन की स्थापना की थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। यहाँ मैक्सिमम सोच सकते हैं भीमराव अम्बेडकर लगाने की, बट दिस इज नॉट ट्रू। यहाँ पर बात जो आएगी वो आएगी आपकी महर्षि विट्ठल रामाजी शिंदे। जी हाँ, ऑप्शन बी। ये क्वेश्चन का जो प्रारूप है उसके अकॉर्डिंग आपने ऑप्शन लगाने होते हैं। देखिए, महर्षि विट्ठल रामजी शिंदे महाराष्ट्र के एक प्रमुख सामाजिक और धार्मिक सुधारक थे। 18 अक्टूबर 1906 को उन्होंने डिप्रेस्ड क्लास मिशन की एस्टैब्लिशमेंट की स्थापना की, और संगठन का उद्देश्य नेशनल लेवल पर अस्पृश्यता के खिलाफ काम करना था। तो ये है, यहां पर इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी। चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। विच ब्रिटिश ऑफिसर सप्रेस द रिवोल्ट ऑफ 1857 इन जगदीशपुर? ठीक है, किस ब्रिटिश अधिकारी ने जगदीशपुर में 1857 के रिवोल्ट का दमन किया? निकोलसन एंड ह्यूडसन, कॉलिन कैंपबेल, मेजर विलियम टेलर या कर्नल नील? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहां पर बात की जाए तो जी हाँ, जो क्वेश्चन है कि इनमें से आप देख सकते हो ये ब्रिटिश राज की है मॉडर्न इंडिया से क्वेश्चन अगर बात की जाए तो भारत की ब्रिटिश युग अर्थव्यवस्था में सामान्य प्रवृत्तियों के संबंधित कथनों पर विचार करें। जो फर्स्ट है, इंडियाज फॉरेन ट्रेड बोथ इन वॉल्यूम एज वेल एज वैल्यू डिक्रीज। जी नहीं, ये बिल्कुल भी आंसर सही नहीं है, ये फर्स्ट हमारा गलत हो जाएगा। ड्रेन ऑफ वेल्थ फ्रॉम इंडिया वॉज मेनली ड्यू टू डिक्रीज एक्सपोर्ट्स। नेचुरली भारत में धन की कमी मुख्य निर्यात में कमी के कारण थी। जी नहीं, ये बिल्कुल ही गलत आंसर है। जनसंख्या आमतौर पर ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों में चली गई। जी नहीं, ये भी हमें ज्यादातर देखने को नहीं मिलता। तो नेचुरली जो इसका आंसर आएगा वो आएगा आपका नन ऑफ देम, डी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो चलते हैं हम अपने 10th क्वेश्चन की ओर। ब्रह्मो समाज। तो ब्रह्मो समाज ये 3 है, आपने बताना है इसमें से कौन सी स्टेटमेंट गलत है या कौन सी सही है। तो इसमें सही बतानी है। तो पहला, ब्रह्म समाज वॉज फाउंडेड बाय राजा राम मोहन राय। बिल्कुल सही, आप सभी को पता होगा, एब्सोल्युटली राइट आंसर। डज नॉट परमिट आइडल और इमेज वर्शिप। जी हाँ, किसी को भी मूर्ति या छवि पूजा की अनुमति नहीं है। ये सेकंड बॉल, ये भी सही है। देखिए, जो राजा राम मोहन राय हैं उनकी बात की जाए तो वो इस चीज के खिलाफ थे। वो मोनोथिस्ट, उनकी एक फेमस बुक भी है, बुक ऑफ मोनोथिस्ट या कॉल ऑफ मोनोथिस्ट, इस टाइप से है, जिसमें उन्होंने मोनोथिस्ट के बारे में बात बताई। मतलब जो इमेज वर्शिप है, मतलब एक से ज्यादा भगवान, उन्होंने बताया गॉड इज वन, भगवान एक है। और आइडल वर्शिप की बात है, हिंदू देवी देवता को पता 24,000 करोड़ 84,000 करोड़ कुछ ऐसा बोले जाते हैं, इतने देवी देवता वो इस चीज के अगेंस्ट में थे। तो सेकंड भी बात की जाए, बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट आंसर। थर्ड है, परमिटेड वर्शिप ओनली थ्रू प्रेयर्स, मेडिटेशंस, रीडिंग फ्रॉम उपनिषद्स। तो उपासना, प्रार्थना, ध्यान और उपनिषदों से पढ़ने के माध्यम से ही पूजा। तो जी हाँ, ये भी बिल्कुल सही है। ये इस बार HAS 2020 का क्वेश्चन भी था, ये प्रीलिम्स का। तो आप देख सकते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट रहा। चलो एनीवे, अब बात आती है इसमें से कौन सा सही है। तो आपके आगे आंसर आ चुके होंगे, D 1, 2 एंड 3। और यहाँ पर थोड़ी सी बात बता दी जाए तो ब्रह्म समाज की शुरुआत जो हुई वो राजा राम मोहन राय ने की थी। आप सभी को पता है, पर कब की? 1828 में। जी हाँ, 1828 में की थी। और यह ब्रह्मा की पूजा करने के लिए सभी जाति के सदस्यों के लिए खुला था। इसने वेदों के अधिकार को अस्वीकार कर दिया कि भैया वेदों का अधिकार सिर्फ ब्राह्मणों के लिए, ऐसा नहीं है। और मूर्ति या छवि पूजा की अनुमति नहीं दी, इसे केवल प्रार्थना, ध्यान और पढ़ने से पूजा की अनुमति थी। मतलब उन्होंने उपनिषदों, वेदों की तरफ जो बात बताई, तो ये वाली इसमें भी बातें थी। एनीवे, इसका ऑप्शन आएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। फॉर द रीजनरेशन ऑफ हिंदू सोसाइटी एंड रिलीजन वेरियस मीन्स सजेस्टेड बाय राजा राम मोहन राय इंक्लूडेड। ठीक है जी, हिंदू समाज और धर्म के पुनर्जन्म के लिए राजा राम मोहन राय सुझाए गए विभिन्न साधनों में शामिल है लड़कों और लड़कियों दोनों के लिए पश्चिमी शिक्षा हो, वेस्टर्न एजुकेशन, ठीक है, बॉयज एंड गर्ल्स, और ब्रिटिश शासन में भारत की स्वतंत्रता, धर्म को सामाजिक प्रथाओं से अलग करना, धर्म के प्रति तर्कसंगत दृष्टिकोण। तो इनमें से आपने बताना है कौन सा सही है। 1, 2 एंड 3, 2, 3 एंड 4, 1, 3 एंड 4, 1, 2, 3 एंड 4। जी हाँ, यहां पर बात की जाए तो ये है, देखिए, वेस्टर्न एजुकेशन ये बिल्कुल सही है, बॉयज और गर्ल्स दोनों की वो पक्षधर थे। ठीक,
और वे फ्रीडम ऑफ इंडिया फ्रॉम ब्रिटिश रूल, जी नहीं, यहाँ पर जो है वो ब्रिटिश शासन से भारत की स्वतंत्रता, यहाँ पर उन्होंने कोई बात नहीं की, तो ये बिल्कुल भी सही नहीं है। सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम सोशल प्रैक्टिस, ये बिल्कुल सही है, 3 भी सही है और 4 भी सही है, तो 1, 3 एंड 4, तो इसका जो आंसर आएगा ऑप्शन सी, दिस इज द राइट आंसर। चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। The Cripps proposals were rejected by the Muslim League on account of the reasons that, जी हाँ, क्रिप्स प्रस्ताव को मुस्लिम लीग द्वारा अस्वीकार कर दिया गया, सभी को पता है उनके कारणों के कारण, ये कारण बताए गए हैं यहाँ पर। जो कारण है, पाकिस्तान के लिए मुस्लिम लीग की मांग सीधे तौर पर स्वीकार नहीं की गई थी। ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, जी हाँ, ऑप्शन 1 के बाद चलते हैं हम ऑप्शन 2 पे। संविधान बनाने वाले निकाय के लिए पृथक निर्वाचकों को मान्यता नहीं दी गई थी, तो ये है 3, प्रस्तावित कार्यकारी परिषद में मुसलमानों को अनुपातिक प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया, इट्स मीन मुस्लिम वर नॉट गिवन प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन इन द प्रपोज्ड एग्जीक्यूटिव काउंसिल, जी नहीं, ये जो तीसरा ये बिल्कुल गलत है। देखिए कई बार क्या होता है, हमें पता नहीं चल पाता कौन सा ठीक है कौन सा गलत है, लेकिन इतना जरूर पता चल जाता है भैया गलत कौन सा है, आपने पढ़ रखा है। और तीसरा तो नेचुरली यहाँ पर 1 एंड 2 यहाँ पर पता चल जाएगा, हमारा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। During the freedom struggle, the first provincial government of India was established at, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारत की पहली अंतरिम सरकार डैश में स्थापित की गई थी, ठीक है, बर्लिन, काबुल, मॉस्को या टोक्यो। जी हाँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो स्वतंत्रता संग्राम के अंदर जो भारत की पहली अंतिम सरकार डैश में स्थापित की गई थी, तो इसका बिल्कुल आंसर जो आएगा वो आएगा काबुल। अब आपने हमें ये कमेंट बताना ये बात कब की है, किस दौरान ऐसा हुआ, उस टाइम मेन लीडर कौन थे, पर मैं हमको बता देते हैं आपको, यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है काबुल, जो कि है अफगानिस्तान में। ठीक है जी, चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 14 पर। कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स। ब्रह्मबोधिनी पत्रिका, ये उमेश चंद्र दत्ता, तत्वबोधिनी पत्रिका, देवेंद्र नाथ टैगोर, अमृत बाजार पत्रिका, शिशिर कुमार घोष। तो आपने बताना इनमें से कौन सा बिल्कुल करेक्ट है। जी हाँ, इसमें से जो बिल्कुल सही है ये ब्रह्मबोधिनी पत्रिका बिल्कुल सही, उमेश चंद्र दत्ता। बस थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन हो सकता है बच्चे को, मुझे नहीं लगता जो पढ़ने जिन्हें अपना सिलेबस निपटा लिया हुआ या जो निपटा रहे होंगे तो ये 2 या 3 में कंफ्यूजन होंगे। ये भी बिल्कुल सही है, ये भी बिल्कुल सही है। इस हिसाब से जो आंसर बनता है वो बनता है आपका ऑप्शन डी, 1, 2 एंड 3, दिस इज द राइट आंसर। चलते हैं हम अपने आज के लास्ट क्वेश्चंस की ओर। आपने बताना है टोटल क्वेश्चन में से आपके कितने क्वेश्चन ठीक हुए। तो चलते हैं हम अपने लास्ट क्वेश्चंस की ओर। हाँ जी, हंटर कमीशन वॉज अपॉइंटेड बाय लॉर्ड रिपन। देखिए जो हंटर कमीशन है एजुकेशन से रिलेटेड है, अगर यहां पर बात की जाए, और रिपन के टाइम में आया, तो यहां पर बात की जाए तो एब्सोल्युटली राइट है, लॉर्ड रिपन द्वारा यह नियुक्त किया गया था। रिकमेंडेड ट्रांसफर ऑफ मॉनिटरिंग पावर ऑफ प्राइमरी एजुकेशन टू डिस्ट्रिक्ट एंड म्युनिसिपल बोर्ड, तो ये भी बिल्कुल सही है 2। तो नेचुरली है अगर 2 सही है तो अपने आप 1 सही होगा ही होगा। ठीक है जी, तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी, 1 एंड 2 इज द राइट आंसर। तो ये थे, अगर यहाँ पर बात की जाए तो आपके 15 यहाँ पर थे। आपको ये क्वेश्चन कैसे लगे, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, तो इसी के साथ हम अपनी नेक्स्ट 4th हिस्ट्री सीरीज का 4th लेकर आएंगे। आपको अच्छा वीडियो लगा हो तो जरूर कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब तो बनता ही है। और हाँ, टेलीग्राम चैनल पे स्टडी दर्पण को जरूर ज्वाइन कीजिए। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।